स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th का आपका सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट का आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी के लिए इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं, जिसे बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके इस वीडियो में हम समझें। ठीक है। बेसिकली बच्चों, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट का आपका कल यानी कि 22 दिसंबर को सोशियोलॉजी का आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिसकी तैयारी के लिए हम अपना सैंपल पेपर नंबर जो पहला है इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो इसी पेपर का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी को मेरी तरफ से आपके प्री बोर्ड के सोशल साइंस के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना। ठीक है, एक सैंपल पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, जिससे आपको पेपर का पैटर्न और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं। देखिए, पेपर जो है वो 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। और रही बात पैटर्न की, तो वैसे तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ नए बच्चे होंगे उन्हें बता दें। पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आप अपने सामान्य निर्देश पढ़ लेना, जिसमें दिया गया है पेपर में 4 खंड होंगे और टोटल आपके 35 प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसके अंदर खंड का में आपसे पूछे जाएंगे टोटल 16 एमसीक्यू। ठीक है, खंड खा के अंदर आपसे दो दो नंबर के 17 से लेके 25 ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड खंड गा के अंदर 26 से लेके 32 ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 4 4 नंबर के। ठीक है, फिर आएगा खंड घा, जिसके अंदर 33 से 35 ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, 6 6 नंबर। ठीक है, 33 क्वेश्चन ग्राफिक्स के आधार पे होगा और 34वां क्वेश्चन गद्यांश के आधार पे और 35वां होगा नॉर्मल। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया था, खंड का और खा। ये जो हमारी अभी की वीडियो है, आज की ये वीडियो, ये पार्ट 2 है हमारी। ठीक है, जिसमें खंड गा और घा इन दोनों को समझेंगे। ओके, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पैटर्न को यहाँ से समझ लें, क्योंकि सैंपल पेपर को आपको मैं हिंदी मीडियम में तो समझाऊंगा ही, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सेक्शन ए अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एमसीक्यू थे हमारे 16, और सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया था हमने। ओके, हाँ, यहाँ से हमारा आज का जो सैंपल पेपर का सबसे पहला सेक्शन है वो शुरुआत हो जाएगा। सेक्शन नंबर सी यानी कि खंडगा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। आइए समझते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 4 नंबर के पहले ही क्वेश्चन में हमें एक चॉइस मिल गई, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया बात। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, हमें इसको समझाना है कैसे। ठीक है, तो भारत में सांस्कृतिक विविधता को स्पष्ट करना है। तो आ जाइए समझते हैं। देखिए, जब हम संस्कृति की बात करते हैं भारत की, तो नो डाउट पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं सबसे ज्यादा विविधता है तो वो है भारत में। अब इसे समझाएंगे कैसे, तो लिखेंगे भारतीय राष्ट्र यानी भारतीय राज्य एक तरीके से कह सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्र में सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सबसे अधिक जो विविधता वाले देश हैं, इन देशों में से एक है। विविधता शब्द जो है ये असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। यानी कि भारत के लिए जो विविधता शब्द है, ये असमानता को नहीं दर्शाता बल्कि अंतर को दर्शाता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान संस्कृति और महान विविधता वाला राष्ट्र है, तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि भारत के अंदर एक नहीं दो नहीं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह और समुदाय निवास करते हैं। थोड़ा और क्लियरिफाई करता हूँ, भारत में विभिन्न प्रदेशों में कई भाषाओं को बोलने वाले, उनका रहन-सहन अलग हो, उनका खान-पान अलग होता है, वेशभूषा अलग होती है, उनकी प्रथाएँ अलग होती हैं, उनकी परंपराएँ अलग होती हैं, उनके लोकगीत, लोक कथा, विवाह प्रणाली, जीवन संस्कार, कला, संगीत, नृत्य, ये सभी अलग-अलग होते हैं। ठीक है? तो ये सारी विविधताएँ, सामाजिक समूह, समुदाय हमारे भारत में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरे विश्व का दूसरा स्थान है। यहाँ के 1 अरब से ज़्यादा लोग कुल मिलाकर 1632 विभिन्न प्रकार की भाषाएँ बोलते हैं और बोलियाँ बोलते हैं। 18 भाषा को तो संविधान की 8वीं सूची में स्थान भी दिया गया है और कुल इतनी बोली जाती हैं। 80% से अधिक आबादी हिंदुओं की है, लगभग 13.4 मुसलमानों की है, 2.5%
ईसाई की है, 2% सिख की, कुछ बौद्ध, कुछ जैन है। संविधान में यह घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, यानी कि भारत किसी भी धर्म का किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा, यानी कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी भी धर्म को वो पक्षक नहीं बनेगा। ठीक है ना? ये चीजें। तो भारत में संस्कृति की झलक कैसी है? तो अब आप समझ गए अच्छे तरीके से। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। स्वतंत्र भारत में प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी, ये किन-किन बातों पे निर्भर करती थी? यानी कि 1947 की आजादी के पश्चात भारत में जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया हुई, जो प्रोसेस हुआ, ये किन-किन बातों पे निर्भर करता था? ठीक है? तो आ जाइए देखते हैं, भारत के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिक। तो लिखेंगे 1948 में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा गया। इसी के साथ ही भारत में औद्योगिक नीति के विकास क्रम की शुरुआत हुई। तो क्या लिखेंगे? 1948 में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव और विकास हुआ। ठीक है? विभिन्न नीतिगत प्रस्तावों में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति बुनियादी झुकाव को दोहराया गया। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई। ठीक है? उसके बाद रुई, जूट, रेलवे, कोयला खाने, ये भारत के प्रथम उद्योग थे स्वतंत्रता से पहले, मतलब स्वतंत्रता के तुरंत बाद में। स्वतंत्रता के बाद भारत के परिवहन संचार, ऊर्जा, खान इत्यादि इस पे महत्व दिया गया। भारत ने मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया। इससे पहले उद्योग मुख्य रूप से मद्रास, मुंबई, कोलकाता, बंदरगाह यहीं पे थे। परंतु आज़ादी के बाद इन उद्योगों का विस्तार हुआ। ये बड़ौदा, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, पुणे यहाँ तक पहुँचे और ये कई महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। ठीक है? तो भारत में प्रारंभिक वर्षों का औद्योगिकरण कुछ इस तरीके का रहा है। ठीक है? जो कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए अच्छी तरह से। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, वो यहाँ से देखें, एक्सप्लेन द कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो क्या है? उसके बारे में आप यहाँ से लेके इन बातों को पढ़ सकते हैं। दूसरा आ जाता है कि व्हाट थिंग्स वर गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो क्या था? ये रहे आपके पॉइंट जो कि आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है? अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 27। वैसे इसका छोटा पार्ट पिछली वीडियो में हमने देख लिया था, अब इसको बढ़िया तरह से समझिए। जाति की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो जाति की सामान्यतः 4 विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली तो ये है कि ये जन्म से निर्धारित। जाति व्यवस्था में विवाह संबंधी कठोर नियम होते हैं। अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का अलग से आ सकता है कि जाति के अंतर्गत विवाह संबंधी जो कठोर नियम है, इनका वर्णन कीजिए। ठीक है? तो लिखेंगे जाति अपने सदस्यों पर विवाह संबंधी कठोर नियम लागू करती है। जाति समूह सजातीय होते हैं, अर्थात वह अपनी जाति समूह में ही हो सकते हैं, यानी कि जो विवाह है वो केवल और केवल अपने ही जाति समूह में हो सकते हैं। जाति अपने सदस्यों पर खान पान संबंधी नियम भी लागू करती है कि अपनी जाति के समूह के लोगों को किस प्रकार का खाना खाना है, किस प्रकार का नहीं, किसके साथ बांटकर, किसके साथ बैठकर खाना है, किसके साथ नहीं, ये सब जाति की संस्था के द्वारा निर्धारित। जाति एक खंडात्मक संगठन है, अर्थात जातियों में भी छोटी-छोटी उपजातियां पाई जाती हैं। जाति अधिक्रम पर आधारित व्यवस्था है। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति को एक निर्धारित स्थान मिला हुआ है। हर एक जाति का अपना-अपना एक स्थान होता है। जाति व्यवस्था में व्यवसाय वंश के आधार पे होते हैं, अर्थात इसमें व्यवसाय के चयन पे रोक है। ठीक है? आपका जो वंश है उसके आधार पे आपको जो व्यवसाय है वही आपको मिलेगा। ठीक है? तो ये पॉइंट थे आपके जाति के बारे में। अब बारी आती है इंग्लिश मीडियम में। तो राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। तो क्या है स्ट्रिक्ट रूल से मैरिज को लेके वो आप बता देंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में पूछा गया है, वर्तमान समय में नागरिक समाज के द्वारा उठाए गए कोई 8 मुद्दे लिखिए। तो नागरिक समाज के द्वारा कौन-कौन से मुद्दे उठाए गए वो हमें बताना है। तो नागरिक समाज के द्वारा सबसे पहला जो मुद्दा उठाया गया वो ये है, जनजाति की भूमि की लड़ाई, पर्यावरण की सुरक्षा, मानवाधिकार और दलित के हकों की लड़ाई के मुद्दे, नगरीय शासन तंत्र का मुद्दा, स्त्रियों के प्रति हिंसा और
विकास वि- गंदी बस्तियां हटाने के विरुद्ध और आवासीय अधिकारों के लिए अभियान ये आए। प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधार हुए। ठीक है। दलितों को भूमि का वितरण दिया गया, मतलब वितरण को लेके मुद्दे उठाए गए। राज्य के कामकाज पर नजर रखने और वो सही से कानून का पालन करे और करवाए, इसके मुद्दे नागरिक समाज के द्वारा उठाए गए थे। ठीक है। कुछ ये बात है। तो ये मुद्दे थे जो कि उठाए गए थे इनके द्वारा। इंग्लिश में जाता है कि राइट एनी एट इश्यू राइज्ड बाय द सिविल सोसाइटी एट प्रेजेंट। तो क्या-क्या थे उसके बारे में आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। ठीक है? अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा गया है, स्त्रियों के अधिकारों व उनकी स्थिति के लिए 19वीं सदी में सुधार आंदोलन का वर्णन। तो सिंपल सा, स्त्रियों के अधिकार व उनकी स्थिति के लिए 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन ये हमें तो लिखेंगे। स्त्री पुरुष में असमानता सामाजिक है, ना कि प्राकृतिक है। यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पे असमान है, तो क्यों कुछ महिलाएं समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती है? जैसे वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये बात इसी को दर्शाता है कि अगर स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पे असमान है, तो क्यों कुछ महिलाएं ऊंचे स्थान पे पहुंच जाती है पुरुषों से भी। दुनिया या देश में ऐसे भी समाज हैं जहां परिवारों में महिलाओं की सत्ता व्याप्त है, इनकी महिलाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे कि केरल के नायर परिवारों में, मेघालय की खासी जनजातियों में महिलाओं की इंपॉर्टेंस दी जाती है। यदि महिला जैविक या शारीरिक आधार पर अयोग्य समझी जाती है, तो वह कैसे सफलतापूर्वक कृषि करती है, व्यापार चलाती है, बच्चे को जन्म देती है। संक्षेप में यह कहना न्याय संगत होगा कि स्त्री पुरुष के बीच समानता के निर्धारण में जैविक, प्राकृतिक या शारीरिक तत्वों की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, ये आंदोलन। दूसरा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा तथा बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन दिया। इसने राजा राम मोहन राय। ज्योतिबा फुले ने जातीय व लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किए। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के लिए लड़कियों के स्कूल तथा कॉलेज खोले। और दयानंद सरस्वती ने नारियों की शिक्षा में योगदान दिया। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आंदोलन वगैरह रहे जो कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे। तो डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी फॉर वुमेन्स राइट्स एंड देयर स्टेटस। तो ऑप्शन ए, मतलब पॉइंट ए आपका यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट बी सी डी ई आपके यहाँ पे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। क्वेश्चन ये है, भारत में किसान की जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसान जो अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आखिर भारत में किसानों की आत्महत्या के कारण क्या है? तो भारत में किसानों की आत्महत्या के कई कारण हैं। सबसे पहला, समाज शास्त्रियों ने कृषि तथा कृषक समाज में होने वाले संरचनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में इसे बताने का प्रयास किया। सबसे पहला, आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान सीमांत किसान थे, अर्थात जिनके पास अपनी जमीन इतनी थी कि बस वो अपने खाने पीने तक ही उगा पाते, जो कि मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पाए। कृषि रियायतों में कमी के कारण उत्पन्न लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई। ठीक है, जो उत्पन्न लागत थी उसमें बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद बाजार स्थिर नहीं थे। बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे मदों में निवेश करने हेतु अत्यधिक उधार लेने लगे थे। इसीलिए किसान बहुत ज्यादा ऋणी हो रहे थे, यानी कि उनको जितना वो लागत हो रहा था, ठीक है, लागत जितनी लग रही थी फसल में, उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। उन्हें अच्छा खासा फसल का दाम नहीं मिल पा रहा था। खेती का ना होना कुछ मामलों में उचित आधार माना जाता है। बाजार मूल्य के अभाव के कारण किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता था, अपने परिवार को चलाने में असमर्थ था। इसीलिए ये आत्महत्याएं बढ़ती चली गई, क्योंकि उसमें एक रूल था कि अगर किसान कोई आत्महत्या करता है तो उसे कम से कम 2 लाख रुपए उसके किसान के परिवार को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो चाहते थे कि हम मर जाएंगे तो मेरे परिवार को 2 लाख तो मिल ही जाएंगे कम से कम, जैसा आपने वो जवान मूवी में देखा था। तो सेम कुछ बातें वही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो भारत में किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति कुछ इस तरीके से बढ़ी है और इसके कुछ कारण ये रहे। आगे आ जाता है द टेंडेंसी ऑफ सुसाइड अमोंग फार्मर्स
इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। तो क्यों हो रहा है ये, क्यों बढ़ रहा है? तो उसके कारण कुछ ये हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में किन बातों पर विशेषकर ध्यान दिया गया? ठीक है। एक सेकंड, शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। अच्छा, ये डबल आ गया है, चलिए कोई नहीं। हाँ, 32 की बात करते हैं। 32 में पूछा गया है, ठेकेदारी व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो कौन-कौन से पहलू हैं? सबसे पहला, निर्माण स्थलों और ईंट भट्टों पर काम करने के लिए आकस्मिक श्रम की भर्ती में उपयोग में किया जाता था। अरे रे! रुक जाओ। थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, ठेकेदारी व्यवस्था के विभिन्न पहलू क्या हैं? सबसे पहला तो जो निर्माण स्थल होते हैं, ईंट के भट्टे होते हैं, तो इन पे काम करने के लिए जो श्रमिक चाहिए होते हैं, उनकी भर्ती आकस्मिक, वो नहीं जो सैलरी बेस पे करेंगे, उनकी बात नहीं हो रही। उनकी जगह किसी आकस्मिक श्रमिक को लाना है, तब ठेकेदारी व्यवस्था का उपयोग होता है। ठेकेदार क्या करते हैं, ये गाँव में जाकर लोगों से पूछते हैं, "अरे! अच्छा, तुम्हें काम करना है? मेरे पास ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बताओ काम करना है तो इतना पैसा 1 दिन का मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा, ईंट के भट्टे पे काम है, चलोगे? बताओ।" ठीक है ना? तो ठेकेदार उन्हें कुछ ऋण भी दे देता है, जिसमें कार्यस्थल तक परिवहन की लागत भी शामिल होती है, और कुछ नहीं भी देते थे। उधार दिए गए पैसे को अग्रिम वेतन के रूप में माना जाता था। ठीक है, आप काम करने से पहले ही आपने मान लेते हैं आपकी दिहाड़ी ₹300 बननी है, ठीक है? आपको ठेकेदार ने ₹100 पहले ही दे दिए, तो जो ₹100 है ना, इन्हीं 300 का अग्रिम वेतन है आपका, ठीक है? और श्रमिक तब तक मज़दूरी के बिना काम करता जब तक कि उसका ऋण चुक नहीं जाता। पूर्व में खेतिहर मज़दूरों को उनके जमींदार ने कर्ज से बाँध दिया था। वे अनुबंध को तोड़ सकते थे, एक नियोक्ता को ढूँढ सकते थे। कभी-कभी पूरे परिवार ही इस ऋण से बचने के लिए पलायन कर जाते थे, और बच्चे अपने माता-पिता की इस काम में मदद किया करते ताकि वो ऋण को चुका सकें। ठीक है? तो ये थे ठेकेदारी व्यवस्था के कुछ अहम पहलू। तो 32 आपको समझ में आ गया। अब बारी आ जाती है इंग्लिश मीडियम में। तो ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम। तो ये क्या था? इसके बारे में आप यहाँ पे इज़िली सारी बातों को पढ़ सकते हैं। चलिए, अब बारी आती है खंड नंबर डी की। खंड डी के अंदर हमारे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया गया है, ठीक है? आप चाहो तो इस पैसेज को पढ़ो। इसमें संविदा कृषि के बारे में और कुछ 1-2 बातें देंगे इसके बारे में। क्वेश्चन क्या हमसे पूछे गए उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, दिए गए पैराग्राफ के अनुसार बताइए कि भारतीय कृषि में उदारीकरण के क्या-क्या प्रभाव रहे? ठीक है? 3 नंबर का ये है। और पैराग्राफ के अनुसार संविदा कृषि के योगदान का वर्णन कीजिए, तो ये भी 3 नंबर का है। तो आ जाइए समझते हैं सबसे पहले भारतीय कृषि में उदारीकरण के प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव, जब भारत ने उदारीकरण को अपनाया तो इससे क्या हुआ? इससे जो कृषि थी, कृषि का जो बाजार था, अब ये बढ़ने लगा। जो किसान थे, उत्पादक थे, इनको अच्छा मूल्य मिलने लगा था। उपभोक्ताओं को बहुत ही सस्ती कृषि की वस्तुएं मिलने लगी थी। कृषि क्षेत्र में अब उत्पादन बढ़ गया था। ठीक है, देशीय ज्ञान निरर्थक हो गया था। कृषि रियायतों में कमी से उत्पादन लागत अब बढ़ने लगी थी। बाजार स्थिर नहीं थे, जिसके जैसे कि इसकी वजह से जैसे बीमारी, सूखा, बाढ़, हानिकारक जंतु, उधार पैसा लेना आदि से परिवार में संकट आ गया। इस वजह से कृषि बहुत से लोगों के लिए आरक्षणीय होती जा रही थी। कृषि के मुद्दे अब सार्वजनिक मुद्दे नहीं रहे थे। गतिशीलता की कमी के कारण कृषक शक्तिशाली दबाव समूह बनाने में असमर्थ थे, जो कि नीतियों के पक्ष में करवा सकते। संविदा कृषि के योगदान की बात आ जाती है, तो भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक निश्चित फसल को उगाने के लिए किसानों से कहते थे, तथा ये किसानों को जानकारी और सुविधाएं भी प्रदान करती थी। इसे ही संविदा कृषि कहते हैं। संविदा कृषि सुरक्षा के साथ साथ असुरक्षा भी देती है। कैसे? किसान इन कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं, खाद कीटनाशकों का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होता है। यानी कि असुरक्षा कैसे है? किसान कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं, कीटनाशकों का अधिक उपयोग करते हैं, खाद का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित होता है। संविदा खेती में कंपनी और जमीन मालिक ये तय करते हैं कि क्या उपजाना है। इसके लिए किसानों को बीज आदि कंपनियां प्रदान करती हैं। कंपनियां भरोसा देती थी कि वे अनाज इत्यादि को खरीद लेंगे, जिसका मूल्य पहले से तय हो जाता था। इसमें कंपनी भी पैसा लगाती थी।
संविदा खेती बहुत ही आम है, खास करके फूल की खेती, फल, अंगूर, अनार, कपास, यहाँ इस प्रकार की खेती की जाती थी, ठीक है? जो कि वित्तीय सुरक्षा किसानों को देती थी। वहीं यह किसानों के लिए अधिक असुरक्षित भी मानी जाती है, ठीक है? तो संविदा कृषि के बारे में और 1-2 पॉइंट इसके बारे में जो कि आपको यहाँ पे पता चल गए होंगे अच्छी तरह, ठीक है? अब इसको इंग्लिश में देखते हैं, तो इंग्लिश में आपका जो पैराग्राफ दिया गया है, आप उसे यहाँ से पढ़ लीजिएगा और बात करें इसके क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपका दिया गया कि अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ टेल व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो क्या है इसके बारे में आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, जो आपको सारे के सारे पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद में आ जाता है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। तो क्या था इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सबसे दूसरा हमारा कंट्रीब्यूटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में दिया गया है जाति आधारित आंदोलन के अंतर्गत दलित आंदोलन, पिछड़े वर्ग का आंदोलन तथा उच्च जाति के आंदोलन को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो जाति आधारित आंदोलन के अंतर्गत दलित आंदोलन, पिछड़े वर्ग का आंदोलन और उच्च जाति, ये 3 आंदोलन आपको बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों दलित आंदोलन। देखिए दलित शब्द मराठी, हिंदी, गुजराती व अन्य भाषाओं के रूप में पहचान प्राप्त करने का एक संघर्ष, यानी कि दलित आंदोलन इसलिए चलाए गए थे क्योंकि वो अपनी पहचान पाना चाहते। दलित समानता चाहते थे, वे आत्मसम्मान चाहते थे, वे अस्पृश्यता को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए अब कुछ नाम है कुछ आंदोलनों के, दलित आंदोलन के, जैसे कि मध्य प्रदेश में चमारों का सतनामी आंदोलन, पंजाब में आर्य धर्म आंदोलन, महाराष्ट्र में महार आंदोलन, आगरा में जाटों की गतिशीलता, दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। आपने वो जो पॉलिटिकल साइंस में द्रविड़ आंदोलन सुना सुना था ना, एआईडीएमके वाला, वो रामास्वामी पेरियार कुछ इस तरीके से, तो वो भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। फिर आती है कि पिछड़े वर्ग के आंदोलन कौन कौन से हैं। तो पिछड़े वर्ग के आंदोलन बेसिकली पिछड़ी जातियां, पिछड़े वर्गों की राजनीतिक इकाई के रूप में उदय को लेके हैं। औपनिवेशिक काल में राज्य अपनी संपत्ति का वितरण जाति आधारित किया करते थे। लोग जो थे ये सामाजिक और राजनीतिक पहचान के लिए जाति में रहते थे। आधुनिक काल में जाति अपने कर्मकांड विषय वस्तु छोड़ने लगी तथा राजनीति गतिशीलता के लिए पंथ निरपेक्ष हो गई, इसीलिए पिछड़े वर्ग के आंदोलन ये चलते हैं। फिर उच्च जाति के जन आंदोलन आ जाते हैं। तो दलित व पिछड़ों के बढ़ते प्रभाव से जो उच्च जाति के लोग हैं वो अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऊपर की निचली जो जातियां हैं, दलित पिछड़े लोग हैं, ये इतने आंदोलन करने में फायदा भी मिला तो क्यों ना हम भी करें, क्योंकि हम अब दमित जैसे महसूस कर रहे हैं, है ना। ये पॉइंट है इसका, जो कि आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से पता चल गया। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था इसको देखते हैं। भारतीय संदर्भ में एक उदाहरण देके समझाइए कि एक देश के लिए सत्तावादी राज्य की स्थिति क्या है और उस देश के लिए सत्तावादी शासन का क्या परिणाम होता है। तो आ जाइए समझते हैं। सबसे पहले एक देश के लिए सत्तावादी राज्य की स्थिति क्या है। सबसे पहला देखिए, एक सत्तावादी राज्य लोकतांत्रिक राज्य का विपरीत होता है। अर्थात सत्तावादी राज्य अर्थात जहाँ पे राज्य सत्ता के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, आपने वो जो सोवियत संघ का विघटन पढ़ा था ना, कम्युनिस्ट पार्टी का, वहां पे सत्तावादी राज्य था एक तरीके से, तो सेम वही बात। सत्तावादी राज्य में लोगों की आवाज सुनी नहीं जाती, जिनके पास शक्ति होती है वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, जैसे यूएसएसआर के बारे में हमने सुना था, है ना। सत्तावादी राज्य अक्षर भाषा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सत्ता का दुरुपयोग इस ये करते हैं। साथ ही नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी जाती उसको सीमित और समाप्त कर देते हैं। ये पूरी की पूरी सेम बात कम्युनिस्ट पार्टी ने की हुई थी यूएसएसआर में, सेम वही बात यहाँ पे भी है। भारतीय लोगों को सत्तावादी शासन का थोड़ा अनुभव आपातकाल के दौरान हुआ था, जब 1975 से 77 तक लागू हुआ था, तकरीबन 18 में। इसमें क्या हुआ था भाई, संसद को निलंबित कर दिया गया था, नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई थी, जीवन जीने का अधिकार छीन लिया गया था, अनुच्छेद 21। राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुए थे, जो राजनीतिक तौर पे बेसिकली काम कर रहे थे। बिना मुकदमा चलाए उन्हें 3 महीने तक जेल में डाला जा रहा था, उससे ज्यादा निवारक नजरबंदी के तहत। जनसंचार के माध्यमों पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई थी,
सबसे कुख्यात कार्यक्रम नसबंदी अभियान चलाया गया। लोगों की शल्य क्रिया के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से बहुत ज्यादा मौतें भी हुई इस दौरान। ठीक है। 1977 के प्रारंभ में जब चुनाव कराए गए तो लोगों ने बढ़ चढ़ के सत्ताधारी कांग्रेस दल के विरोध में वोट डाले और आप सभी को पता है जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977। ठीक है। तो एक जो सत्तावादी राज्य है उसकी कुछ ऐसी स्थिति होगी जिसका भारत ने भी अनुभव किया है। अब बात ये आती है कि सत्तावादी शासन का परिणाम क्या होता है, तो सबसे पहले तो उस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार छिन जाते हैं, भागीदारी की लहर उत्पन्न हो जाती है, सामाजिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं, महिला आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, दलित आंदोलन, कई प्रकार के आंदोलन सरकार के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ये पॉइंट था आपका। ओके। अब यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा कि अंडर कास्ट बेस्ड मूवमेंट, राइट, दलित मूवमेंट, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट एंड अपर कास्ट मूवमेंट विद एग्जाम्पल। तो दलित मूवमेंट इसके बारे में ये बात है, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट इसके बारे में ये बात है, और अपर कास्ट मूवमेंट इसके बारे में ये बात है। फिर जो एक ऑथोरिटेरियन स्टेट होता है, ठीक है, फॉर अ कंट्री, उसकी क्या, उसका क्या स्टेटस है, फिर भारत ने इसको कैसे अनुभव किया था उसके बारे में एक तो पॉइंट, एंड रिजल्ट क्या निकलते हैं इसके, वो आप यहाँ पे इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है। वेल, आपका ये जो सेक्शन था इसमें 35 क्वेश्चन होने चाहिए थे, एक क्वेश्चन मैं ऐड करना भूल गया यहाँ पे। कोई नहीं, फिर भी हमने प्रैक्टिस तो यहाँ पे अपनी कर ही ली है। सेक्शन जो हमारा ये था क्या बोलते हैं, सेक्शन नंबर डी आई थिंक है ना। हाँ, सेक्शन डी, ये भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अभी मात्र आधा घंटा ही हुआ है। ठीक है। इस तरह से हमने आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को अभी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना बच्चों, और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो अपने सोशियोलॉजी के एग्जाम की तैयारी कर सकें। अब आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही देना। साथ ही एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से आपके सोशियोलॉजी के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना। ठीक है। ज़्यादा हमें समय नहीं मिला था सोशियोलॉजी के पेपर की तैयारी करने के लिए, इसलिए केवल एक ही सैंपल पेपर कर पाए। वहीं अदर हैंड आप अगर पॉल साइंस को देख लें तो उसके लिए हम 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। एक और ले आएँगे आपके लिए अब, ठीक है? जिसमें टाइम मिलेगा उसमें ज़्यादा तैयारी हो गई। ओके, वेल वीडियो को एंड करते हैं। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।